हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की साइंस की जो टॉपिक थी अपनी रसायन विज्ञान से संबंधित है। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिकी परिवर्तन क्या होती है, तत्व एलिमेंट्स के अपन ने डिस्कस किया था, यौगिक के बारे में अपन ने डिस्कस किए थे, मिश्रण के बारे में डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, रसायन विज्ञान का सबसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो टॉपिक है अपना कौन सा, ऑक्सीकरण और अपचयन। क्या? ऑक्सीकरण और अपचयन रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आपसे कोई पूछा जाए ऑक्सीकरण और अपचयन तो ऑक्सीकरण और अपचयन सबसे महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, उसी की डिस्कस अपन करेंगे। ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायन विज्ञान में ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं रासायन विज्ञान में ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है ना, क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। इनमें अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्तों। ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। ठीक है ना। अनेक जैविक, भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं इनसे संबंधित होती है। आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि अनेक जैविक, भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं इनसे संबंधित होती है। अनेक जैविक, क्या, जैविक, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं इनसे संबंधित होते हैं। ठीक है ना। किनसे? अपचयन और ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं से। अनेक जैविक, भौतिक एवं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो है, एवं महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो इनसे संबंधित होते हैं। किनसे? ये ऑक्सीकरण और अपचयन से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ठीक है। रासायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं माने जाते हैं। सामान्यतः सभी तत्व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? जितने भी तत्व होते हैं नॉर्मली, सामान्य रूप से अपन बात करते हैं, जितने भी तत्व होते हैं वो नॉर्मली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इसी के आधार पर हम इन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। आपसे कोई पूछ ले तो सभी तत्व ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया करते हैं। तो इसी के आधार पर इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए तो बताना इसी के आधार पर। किसके आधार पर? इसी के आधार पर। ठीक है ना।
इसी के आधार पर इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है? रासायनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया माना जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण, जितनी भी जैविक, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया होते हैं सब इन्हीं के अंतर्गत होते हैं, इन्हीं से संबंधित होते हैं। सभी तत्वों में नॉर्मली हम जो सामान्य प्रकार से बात करें, सामान्यतः बात करें तो सभी ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इन्हीं के आधार पर हम क्या कहते हैं, इन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो हो गए इनके एक परिचित करवाना, इनको परिचय करवाया मैंने आपको। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं और ये किस प्रकार की हमारे लिए भाग लेते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे नॉर्मली जो होते हैं इसमें, वो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण की किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण की। किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना या पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहा दोस्तों मैंने? किसी परमाणु, अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन का निकलना या पृथक होना ही क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रकार ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयन पर धन आवेश का मान क्या होता है? बढ़ जाते हैं, अथवा ऋण आवेश का मान कम हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि ऑक्सीकरण किसे कहते, तो आसान से परिभाषा में जवाब देना है, किसी परमाणु, अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन का निकलना या पृथक होना, अर्थात पृथक होना ही क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता दोस्तों। ठीक है ना? किसी परमाणु, अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, अर्थात पृथक होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इट मीन्स ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कहलाता है। ओके, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार किस प्रकार? जब ऑक्सीकरण हो जाते हैं तो इस प्रकार ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयनों पर धन आवेश का मान बढ़ता है एवं ऋण आवेशों का मान घट जाता है। ठीक है? आपसे पूछा जाता ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयनों पर इलेक्ट्रॉन धन आवेश का मान होता है, बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस बन गए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? इस बेसिक क्वेश्चन से क्या बन गया? ये बेसिक पॉइंट है और बेसिक पॉइंट से क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि इस प्रकार ऑक्सीकरण होने पर परमाणु, अणु या आयनों पर क्या होता है? धन आवेशों का मान बढ़ जाता है और ऋण आवेशों का मान घट जाता है दोस्तों। ठीक है ना? ऐसी क्रियाएं, अभिक्रियाएं घटित होती है तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? वो कहलाते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे अपन बात कर ले हैं, सोडियम की बात कर ले, जैसे Na की बात कर ले। किसकी बात कर ले? Na पे क्या हो जाएगा? ठीक है ना? यहां पे अपन ने दिखा देते धनायन और यहां पे दिखा देते इसको इलेक्ट्रॉन का ऋणायन। ठीक है ना? एल्युमिनियम का ले लो, एल्युमिनियम को भी उसी तरह से आप कर सकते हो।
धन आयन इकट्ठे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गए रेनाइन की बात करें। एल्युमिनियम की बात कर दिए, आप सोडियम ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, क्लोरीन भी ले लो, ठीक है। इस तरह से क्लोरीन का भी देख लो आप। ये इस तरह से हमारे क्या होते हैं ऑक्सीकरण के ये उदाहरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत होने वाले तत्वों की संयोजकता क्या होता है, तो आपको बताना ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता क्या होता है, बढ़ जाती है दोस्तों। क्या होती है, और संयोजकता में यह वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और यह संयोजकता का मान क्या होता है, यह संयोजकता में जो होती है, और संयोजकता में यह वृद्धि जो होती है दोस्तों, यह पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो आसानी से। क्या कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाती है। और संयोजकता में यह वृद्धि पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। आपसे यदि कोई पूछ ले तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। क्या जवाब दे सकते हो कि ऑक्सीकरण। सबसे पहले मैंने बात बताया ऑक्सीकरण में आपको कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी परमाणु आयन या अणु की बात करें, इलेक्ट्रॉनों का निकलना हो या पृथक होना हो, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। इस ऑक्सीकरण से हमारे बीच में किस किस प्रकार क्रिया होती है कि अणु, परमाणु या आयन से क्या होते हैं, धन आवेश इकट्ठे हो जाते हैं और ऋण आवेश की कमी हो जाती है। जैसे अपने बताया था, मैंने सोडियम की बात की, एल्युमिनियम की बात कर ली, अपने क्लोरीन की बात कर ली। अब आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बन के बेसिक आते हैं कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता क्या होता है, तो ऑक्सीकृत तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है और संयोजकता में यह वृद्धि जो होती है पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी बनकर आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये क्वेश्चन आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपचयन की। किसकी बात करेंगे, अपचयन की, रिडक्शन की बात करेंगे। पहले बात की ऑक्सीडेशन की और अब बात करेंगे रिडक्शन की। अपचयन, रिडक्शन, ठीक है दोस्तों। अपचयन की क्रियाएं क्या होती है, जस्ट उलट दो। ऑक्सीकरण की जो परिभाषा था उसको आप उलट दो, वो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा दोस्तों। किसी परमाणु हो, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, वहां इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तब क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। सिंपल, मैंने क्या कहता, ऑक्सीकरण की परिभाषा को पलट देना है तो वो क्या हो जाएगा, अपचयन की परिभाषा हो जाएगा। किसी परमाणु, अणु या आयनों, ठीक है ना, आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता है, अपचयन।
इस अपचयन की प्रक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयनों पर क्या होगा? आयनों पर धन आवेश का मान घटता है। धन आवेश का मान घटता है और ऋण आवेश का मान बढ़ता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि अपचयन और ऑक्सीकरण और अपचयन में, ठीक है ना, ऑक्सीकरण और अपचयन में डैश होता है, अतिरिक्त स्थान मिलता है, तो आपको वहां लिखना है ऑक्सीकरण में जो होती है परमाणु आयन और आयनों पर धनायन अणु पर जो वहां पे आवेशों का मान बढ़ता है, जबकि अपचयन में क्या होता है कि इनमें इनका मान घट जाता है और किसका मान बढ़ता है? ऋण आवेश का मान बढ़ता है, ठीक है ना। ये क्रियाएं क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। यहाँ पे आप सोडियम का उदाहरण फिर दोबारा ले सकते हो, दोबारा मैं बता दूं। जैसे सोडियम की बात करते हैं, किसकी बात करें? सोडियम की। सोडियम देख लो, अब यहां पे अपने को अपचयन की क्रियाएं होगी तो क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। और यहीं पे हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? Al। क्या बन जाएगा? Al बन जाएगी। ये उदाहरण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण तो नहीं पूछे जाते, बस आपको परिभाषा से जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए, ये हो गए ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या देखें कि किसी परमाणु, अणु या आयनों द्वारा इलेक्ट्रॉन का निकलना या पृथक होना क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता। ऑक्सीकृत की क्रिया जहां जहां होती है वहां पे ऑक्सीकृत तत्वों की संख्या क्या होता? बढ़ जाता। और ये संयोजकता का मान जो बढ़ता वो पृथक किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये अपन ने बात, इनमें इलेक्ट्रॉन में जो आयनों पर जो होता है या परमाणु या अणु पर जो होता है धनायन का आवेश जो होता है वो बढ़ता है, ऋणायन का घटता है। जबकि अपचयन में क्या होता है? जस्ट उसके विपरीत होते हैं दोस्तों। ये क्रिया सबसे ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए? रासायन विज्ञान में। हर जगह ये क्रियाएं घटित होती है। जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पे धनायन और ऋणायन की बात जरूर होगी दोस्तों। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमारे टॉपिक में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए, ये हो गया हमारे लिए किसकी क्रिया की बात कर दी? अपचयन की बात करें। अपचयन में क्या होता है कि अपचयन प्रक्रिया में अपचयित तत्वों की संयोजकता क्या होता है? वहां पे तो बढ़ जाती है, तब यहाँ पे क्या होगा? घट जाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना कि अपचयन प्रक्रिया में अपचयित तत्वों में संयोजकता का मान, किसका मान? संयोजकता का मान बढ़ता है, ठीक है ना। बैलेंसी, जिसको क्या कहते हैं? बैलेंसी। और संयोजकता में इस प्रकार की जो कमी हो जाती है, जो बढ़ता नहीं है दोस्तों, क्या होता है? का मान घटता। और इस प्रकार संयोजकता के मान में जो घटित होती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों जो संख्या जो बाहर निकलती है उनके मान से और भी वो बराबर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता, बता दो, अपचयन प्रक्रिया में अपचयित तत्वों में संयोजकता का मान क्या होता है? घटता है। अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? घटता। अब आपके पास ऑप्शन मिलता है कि अपचयन प्रक्रिया में अपचयित तत्वों में जो संयोजकता का मान होता है डैश होता है, यानी रिक्त स्थान है, और आपसे वहां पे फिल इन द ब्लैंक, यानी 4 ऑप्शन है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो किस पे टिक लगाएंगे? घटता है, ठीक है, यानी कमी हो जाती। और इस प्रकार
और इस प्रकार संयोजकता में कमी की दर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। क्या कि इस प्रकार संयोजकता में कमी की दर इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की संख्या के बराबर हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। पृथक्करण, ऑक्सीकरण मीन्स पृथक होना। कोई परमाणु हो, अणु हो या आयंस, उनमें से इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गए, पृथक हो गए, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं जहां जहां होगी, तो जो ऑक्सीकरण की क्रियाएं में तत्व भाग ले रहे उसे कहते हैं ऑक्सीकृत तत्व, और ऑक्सीकृत तत्व में क्या होगा? संयोजकता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार जो संयोजकता में जो वृद्धि होती है वो इलेक्ट्रॉन के पृथक किए गए मान के बराबर होते हैं। जस्ट अपोजिट बात करें तो हम बात करेंगे अपचयन की, जिसे कहते हैं रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी परमाणु, आयन या अणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो तो वो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और इसमें अपचयित प्रक्रिया में क्या होता है? जो अपचयित तत्व होते हैं उनकी संयोजकता में कमी आ जाती है। संयोजकता में कमी किसके कारण होता है? तो ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की संख्या के कारण। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संयोजकता में जो वृद्धि होती है, जो कमी होती है, वो कमी का मान किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के यहां पे लिख देते अपन, ग्रहण करने की संख्या के बराबर होता है। ये नॉर्मली अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ घटित होती है। ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक साथ घटित होगी तो उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये अभिक्रियाएं सबसे ज्यादा यही रसायन विज्ञान में काम आता है दोस्तों। आपसे कोई पूछ भी लिया जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है? जो एक साथ क्या हो? घटित हो। जब अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ संयुक्त रूप से घटनाएं घटित होती है तो उसे हम अर्ध अभिक्रियाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध अभिक्रियाएं भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया पे। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं, ये क्रियाएं अर्ध अभिक्रियाएं कहलाते हैं और इन प्रकार की अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि किस प्रकार की क्रिया को हम अर्ध अभिक्रिया कहते हैं? तो ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं, क्या है ये प्रकार की? अर्ध अभिक्रियाएं हैं जो हम क्या कहते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरे द्वारा ग्रहण करना होता है। एक तो निकल रहे और दूसरे ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के निकलने और ग्रहण करने की क्रिया, एक तो ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। एक में ऑक्सीकृत, अपचयित, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता? रेडॉक्स कहलाता। क्या कहलाता? अच्छा, किसी बुक्स में रेडेक्स भी लिख रखा जो गलत है। रेडिक्स भी गलत है। रेडिक्स क्या होता है? एक आंकिक होता है, ठीक है ना, आधार होता है किसी का, इसलिए वो गलत माना जाता है दोस्तों। आपको रेडिक्स रेडॉक्स पे लगाना, रेडिक्स नहीं होनी चाहिए, रेडिक्स नहीं हो, रेडिक्स जहां होगा गलत, रेडॉक्स लिखना है, ठीक है ना। तो जहां ऑक्सीकरण अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं होते हैं, ये अभिक्रिया एक अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती है। इस अर्ध अभिक्रियाएं में कभी एक तत्व से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। एक ऑक्सीकृत होती है और दूसरी अपचयित होती है। अपचयन की क्रियाएं होती है। जब इस प्रकार की क्रियाएं किसी अभिक्रिया के द्वारा घटित होती है तो क्या कहलाता? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाते हैं दोस्तों। चलिए, सबसे पहले इस प्रकार की क्रियाएं क्या है तो इस बताना है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन की संयुक्त अभिक्रियाएं जो यह एक अर्ध
अभिक्रिया है। सबसे पहले यह है क्या है, अर्ध अभिक्रिया है। एक पदार्थ द्वारा, जैसे अर्ध अभिक्रिया का मतलब एक पदार्थ द्वारा क्या, एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का करना, ग्रहण करना और दूसरा का निकलना। जब -E1 हो जाए तो आप समझ जाना को वहां पे क्या हो रहा, त्यागा जा रहा है। क्या हो रहा, त्यागा जा रहा। तो आपको यहां पे लिखना पड़ा एक देर त्याग द्वारा त्यागा जाना, ठीक है ना। एक पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना है तथा दूसरे के द्वारा, तथा दूसरे के द्वारा ग्रहण किया जाना। क्या, ग्रहण किया जाना क्या कहलाएगा, ग्रहण किया जाना। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाती है और दूसरी अपचयज होते हैं। इस प्रकार इस अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकृत तथा दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाता है। और इस प्रकार संयुक्त अभिक्रियाएं क्या होती है, प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, ये आपसे पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिनमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना होता, दूसरा का ग्रहण करना होता। कोई पूछ लेता, आप बता सकते हैं एक पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, दूसरे के द्वारा निकलना। इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार के दोनों अभिक्रिया एक साथ संयुक्त घटित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए, फेरिक ऑक्साइड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फेरिक ऑक्साइड की, Fe2O3। इसमें क्या हो गया, लोहा अलग हो गया और O अलग हो जाएगी। जब O अलग होता है तो आपको मान लीजिए, नॉर्मल से बात करेंगे कि फेरिक ऑक्साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड का यदि दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो देख लो, पहले तो किसकी क्रिया होगी, अपचयन की क्रिया हो जाएगी, और उसी में क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाएगी। तो दोनों में से एक तो ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा और दूसरा अपचयन की क्रिया करेगा। जो Fe2 है वो Fe2 क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो Fe लोहा अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे अपचयन की क्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया। और कार्बन डाइऑक्साइड से भी आप इस प्रकार की क्रिया करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया। किस प्रकार की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो जैसे आप उदाहरण से आप इसको समझा सकते हो, रेडॉक्स की अभिक्रियाएं। जैसे आपको बता दूं, Fe2O3, ठीक है ना, ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और बन जाए दूसरा क्या होगा, CO2। क्या होगा, CO2। अब यहां पे इस अभिक्रिया में देखेंगे, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होगा और दूसरा अपचयन की क्रिया होगी। इन अभिक्रिया से अब आपको देखो क्या क्या अलग हो जाएगा। यदि फेरिक ऑक्साइड का क्रिया होती है तो इसे कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। यहां अपचयन क्रिया होगा और यहां पे क्या अलग हो जाएगा, Fe2। क्या अलग हो गया, लोहा। क्या हो गया, Fe2। अब बैलेंस बनाना हो तो आप 2 यहां ना लिख करके यहां लिख सकते हो 2Fe प्लस। अब किसकी क्रिया होनी चाहिए,
कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बन जाएगा, इधर से 3CO2। अब इधर से देखो O3, इधर से CO2, O3 और CO2 यहां पे आ गया आपका कॉमन, 3 कॉमन आएंगे, बैलेंस बन गए, और इस प्रकार की क्रिया होगी, क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता, ऑक्सीकरण। इससे क्या निकल गया, O3, इससे क्या निकल गया, CO2, 3 क्या बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग में बन गया CO2। तो इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण की क्रिया। अब आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड का क्या हो रहा, तो फेरिक ऑक्साइड का आयरन में क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। किसमें हो रहा अपचयन, अपचयन। तथा कार्बन का क्या हो रहा, कार्बन का क्या हो रहा है, आपको कार्बन से पूछ लिया जाए तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कर सकते हो। किसका कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कर सकते हो। यदि आपको यहां करना हो तो आप इसको हटा दो, क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो हो गया फेरिक ऑक्साइड, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो इस अभिक्रिया में फेरिक ऑक्साइड का अपचयन किसमें होता है, आयरन में होता है। किसमें होता है दोस्तों, आयरन में होता है। इधर क्लियर, चलिए, और तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकृत होता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत हो रहा है, जिसको अपन ऑक्सीकरण भी बोल सकते हो। कोई ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीकृत है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीकृत भी बोल सकते हो। ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है, कोई पूछ लिया किसमें हो रहा है ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाई में होता है। और इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाएगा, अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या बन रहे हैं, एक पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा है तथा दूसरे का क्या हो रहा, अपचयन हो रहा। क्या हो रहा, इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट में एक और हो जाता ऑक्सीकारक और अपचायक। अब ऐसे कौन से कारक है जो ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं और ऐसा कौन सा कारक है जो अपचयन की क्रिया में भाग लेते हैं। तो जो ऐसे कारक होंगे जो ऑक्सीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, और जो ऐसे कारक है तो जो अपचयन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं अपचायक। तो ऑक्सीकरण और अपचायक। आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से ऑक्सीकारक है और निम्न में से कौन सा क्या अपचायक है, तो सबसे पहली बात किसकी करेंगे हम, ऑक्सीकारक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट, एक एजेंट जो किसी पदार्थ को ऑक्सीकारक करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ऑक्सीकरण करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। एक माध्यम, बीच का बिचौलिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। ठीक है, उसको क्या हो गया, ऑक्सीकारक। वैसे पदार्थ जो एज ए ऑक्सीकारक का कार्य करता है वो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकारक का कार्य करता है, यानी बदलने का कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के क्या करने का कार्य कर रहा है, त्यागने का काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्यागने का काम कर रहा है, पृथक करने का कार्य कर रहा है।
ठीक है ना, संयोजकता पर आवेश का मान बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ऋणात्मक का मान घटाने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार की क्रियाएं करने वाले जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक का एजेंट। ऑक्सीकरण का एजेंट या ऑक्सीडेंट भी लिख सकते हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक। इधर क्लियर? चले अब हम बात करें दोस्तों किसकी? ऑक्सीकारक। यानी ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले जो भी तत्व हैं वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक कहलाएंगे। ऑक्सीडेंट। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि निम्न में से कौन से हैं जो ऑक्सीकारक है और निम्न में से कौन से जो अपचायक है। तो आपको ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले कौन से तत्व हैं? तो ऑक्सीकरण में जो क्रियाएं में भाग लेने वाले तत्व वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकारक। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। ऑक्सीकारक यह एक प्रकार का क्या है? एजेंट है। क्या है? एजेंट। इसको क्या कहेंगे? यह एजेंट है। क्या है? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या कर दे? ऑक्सीकरण कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे पदार्थ क्या? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कहलाते दोस्तों? उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और इनकी संयोजकता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है ना? वहां ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहे थे। अब लेकिन ऑक्सीकारक क्या होगा? वो तो ग्रहण तो करे। तो इस प्रकार की क्रिया इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। ठीक है ना? और इनकी संयोजकता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इनकी संयोजकता में कमी आ जाती है। ठीक है ना? जैसे आपसे पूछ लिया जाए तो बता दोगे ऑक्सीकारक पदार्थ और ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीकरण पदार्थ व ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ऑक्सीकरण के वाले बोल रहे जैसे कौन कौन से है? तो ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, क्लोरीन, लेड ऑक्साइड आदि ये सारे जो है ये ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ व ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया में स्वयं अपचयित भी हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात कर दिया, ओजोन की बात कर दी, नाइट्रिक अम्ल की बात कर दी, या हम किसकी बात? क्लोरीन की बात कर दी। ठीक है ना? ऑक्सीकारक पदार्थ व ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? अपचयित हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे बात करें ऑक्सीजन की बात करें
किसकी बात करें? ऑक्सीजन की, ओजोन की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें? ओजोन की बात करें, नाइट्रिक अम्ल की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रिक अम्ल की बात करें, क्लोरीन की बात करें, ये सारे के सारे किसकी बात कर दे अपन ने? क्लोरीन की। लेड ऑक्साइड की बात करें, PbO2 की। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ऑक्सीकारक पदार्थ, जो खुद क्या हो जाते हैं उसमें घुलकर अपचयित हो जाते हैं। अब आपसे हम बात करेंगे अपचायक पदार्थ की। किसकी बात करेंगे? अपचायक पदार्थ की, ठीक है ना। ये ऑक्सीकारक पदार्थ वे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। जैसे ऑक्सीकरण की बात कर दी, ओजोन की बात कर दी, नाइट्रिक अम्ल की बात कर दी और क्लोरीन और लेड ऑक्साइड की बात की अपन। अब बात करेंगे अपचायक पदार्थ की। किसकी बात करेंगे? अपचायक पदार्थ। जस्ट आपको उसको उल्टा करना है, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है? अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक की जस्ट उल्टा। इसकी परिभाषा को जस्ट पलट दो, आपको पता चल जाएगा अपचायक पदार्थ क्या होता है। अपचायक पदार्थ में क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का क्या कर दे? अपचयन कर दे। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपचयन कर दे, उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपचायक पदार्थ कहते हैं। ये अपचयन की प्रक्रिया जब होती है, ये अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? उल्टा करना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? एवं इलेक्ट्रॉन के त्याग करने के बाद संयोजकता में क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, जस्ट आपको उल्टा करना है, ठीक है ना। अपचायक पदार्थ अपचयन की प्रक्रिया में स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत, ठीक है ना। तो आपको यहां पे लिखना है अपचायक पदार्थ क्या? औपचायक पदार्थ अपचयन की प्रक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता? ऑक्सीकृत हो जाता। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए जैसे, तो आपको इसको उदाहरण भी बताना है। जैसे में कौन कौन है? हाइड्रोजन, किसकी बात करेंगे हम? हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, H2S, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, SO2, जिसको क्या कहते हैं हम? SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बात करेंगे हम, मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, जिसे कहते हैं CO, ठीक है। ये सारे क्या है? अपचायक पदार्थ है दोस्तों। और वो सब क्या था?
ये ऑक्सीकारक पदार्थ है। अपने से यदि कोई पूछ लेता अपचायक पदार्थ कौन कौन से और ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन से, तो आप आसानी से विस्तृत अध्ययन जो मैंने आपको करवाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत ही जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से तत्व अपचायक पदार्थ का कार्य करता और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह कार्य करता, तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हो और किस प्रकार की क्रियाएं होती है। अपचायक पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होती है और संयोजकता का मान में वृद्धि हो जाता है, और ऐसे करने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जो आसानी से क्या करते हैं, यहाँ पे अपचायक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। आज के टॉपिक में हमने सीखा रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, ठीक है ना, और इसमें अपने ये भी समझे कि जो होती ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है, अपचयन की क्रिया क्या होती है, जब दोनों को मिला देते हैं तो किस प्रकार की क्रियाएं घटित होती है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे नए टॉपिक के सिरे से, उत्प्रेरक ले लेंगे या और भी किसी टॉपिक की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते चल जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और यदि थोड़ी बहुत भी आपकी कन्फ्यूजन होता है तो आप इनको बार बार रिपीट कर सकते हो वीडियो को, और देख सकते हो, समझ सकते हो, और कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं की जो बुक आपके हाथ में उनसे भी आप लाभ सिद्ध हो सकता है। इनसे आप अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।